हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग पिछले क्लास के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करते हैं किन चीज़ों की। तो आज हम लोग बात करेंगे भौतिक जगत की। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है क्लास 11th में। तो जल्दी से यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, तो फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, भौतिकी की बात कर रहा हूँ, भौतिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये भौतिक होता क्या है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इन भौतिक जगत में क्या क्या चीज़ हमारा पढ़ना है, किन चीज़ों के बारे में हमें जानना है, उसकी एक झलक हम क्या करेंगे, एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये जो भौतिक जगत है, ठीक है, ये जो भौतिक जगत है ये एक बहुत ही बड़ा क्या है आपका जगत है और इसमें आपका बहुत सारा क्या होता है, घटनाएं घटती है, बहुत प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो उन सभी को हम एक एक करके क्या करते हैं कि फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये भाई साहब, ये फिजिक्स आया कहाँ से, हम इसको कैसे जानेंगे कि ये हमारा फिजिक्स है, हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स का पार्ट है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को क्या किया गया है कि एक यूनिट वाइज जो है बांट दिया गया है कि यदि ये टर्म आपका है, इससे रिलेटेड बातें हो रही है तो समझना कि ये आपका फिजिक्स है। यदि इससे रिलेटेड बातें हो रही है तो समझना ये आपका फिजिक्स है। इससे रिलेटेड बातें हो रही है तो समझना ये आपका क्या है, फिजिक्स है, यानी कि भौतिक है। तो सबसे पहले ये भौतिक है क्या। तो देखो, संसार में जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी घटनाएं घट रही है, सभी के सभी क्या है, भौतिक घटनाएं होती है। तो चलिए अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइंस की, क्योंकि ये जो साइंस है ये साइंस का ही पार्ट है, भौतिक है ना, ये साइंस का ही पार्ट है भौतिक। तो ये साइंस शब्द आया कहाँ से, तो साइंस शब्द जो आया ये लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस जो शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है जिसे हम साइंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंसिया कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जानना। यानी कि हम नई नई चीज़ों को क्या करते हैं, जानते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं और उससे फिर खोज करके फिर और कोई चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। और ये जो है आपका लैटिन का भाषा है साइंसिया। अब मैं आगे बात करता हूं विज्ञान की, यानी कि साइंस की। तो आप लोगों को मालूम है कि विज्ञान को क्या किया गया है, 3 भागों में जनरली बांटा गया है। और वे 3 भाग आपका कौन कौन है, एक भौतिक विज्ञान है, एक रसायन विज्ञान है और एक जीव विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में आपको जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं और बायोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। एक में हम क्या करते हैं कि भौतिक घटनाओं के बारे में वर्णन करते हैं। दूसरा हमारा होता है रसायन विज्ञान, यानी कि जो केमिकल चेंजेज होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं उसमें केमिकल चेंजेज जो होते हैं, रासायनिक उसमें अभिक्रियाएं होती है जिसके कारण वे एटम क्या होते हैं, चेंज होकर के या जो भी चीज़ है, तो उसके बारे में हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। ये जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान हमारा है कि यदि हम किसी पेड़ पौधा, जीव जंतु, यानी कि जितने भी सजीव हैं उनके बारे में जो पढ़ते हैं, हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम बात करते हैं भौतिकी की। तो ये भौतिकी कहाँ से आया, तो ये जो भौतिकी है ये ग्रीक शब्द फ्यूजिस, यानी कि ग्रीक एक शब्द है, वहाँ पे हम लोग यानी कि जो वहाँ के ग्रीक के लोग थे वे उसे क्या बोलते थे, फ्यूजिस बोलते थे। क्या बोलते थे, फ्यूजिस बोलते थे, जो कि इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ उसके प्रकृति पर डिपेंड करना। ठीक है, प्रकृति पर डिपेंड करना। तो एक बार मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ और उसके बाद डिफिनेशन को समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए डिफिनेशन की बात करते हैं। तो बच्चों अब मैं बात कर रहा हूँ भौतिक विज्ञान की और इसके डिफिनेशन की कि ये भौतिक विज्ञान हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। कहा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा, यानी कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान में हमने अभी जस्ट बताया कि कितनी शाखा है, 3 शाखा है, भौतिक है, रसायन है और जीव विज्ञान है। तो उसमें वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन करते हैं, यानी कि उसके प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। अब नियम क्या होता है इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसके नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति के रूप में कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि जो भी घटनाएं हो रही है उसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, उस चीज़ों को समझ सकते हैं वहाँ से। जैसे मान करके चलो एक कार है, वे कार क्या कर रही है, जा रही है, तो हम उस घटना को वर्णन कर सकते हैं, यानी कि उसकी घटना में क्या क्या हो रही है, जो कार जा रही है उसमें बहुत सारा चीज़ हो रहा है, त्वरण हो रहा है, वेग हो रहा है, यानी कि
उसमें क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी हो रहा है, स्पीड हो रहा है, डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है। तो इन सब घटनाओं के बारे में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वही आपका क्या होता है, भौतिक होता है। कहने का मतलब कि सिर्फ गाड़ी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी चीज़ें हो रही है, जैसे मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, तो ये जो सुन पा रहे हो तो किसके कारण सुन पा रहे हो, तो ये चीज़ के बारे में हम जानते हैं। किस चीज़ में जानते हैं, तो भौतिक विज्ञान में जानते हैं। यानी कि जैसे मान करके चलो हमारी ये जो बल्ब जल रही है तो कैसे जल रही है, तो ये चीज़ हम जानेंगे। किस प्रकार से जानेंगे कि कैसे करंट आता है, किस प्रकार से करंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो धारा होती है वे कैसे प्रवाहित होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो जानेंगे और इसकी ये जो घटनाएं घटेगी उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और जिसकी जानने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बारे में, लाइट का जलना, जैसे बल्ब का जलना या किसी चीज़ का लाइट का जलना, किसी चीज़ से रोशनी आना, या साइकिल का चलना, साइकिल जो हमारा चलता है, ठीक है। उसके बाद हवा का चलना, विद्युत धारा का प्रवाहित होना, विद्युत धारा जो है उसका क्या हो जाना, प्रवाहित होना। यानी कि जो भी घटनाएं घट रही है आपके आसपास, सारा का सारा क्या है, भौतिक विज्ञान है। ठीक है, क्या है आपका, भौतिक विज्ञान है। ये भौतिक विज्ञान हमारा 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखते हैं किन किन चीज़ों पे। तो भौतिक के सभी नियम क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को एक एक करके बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं। भौतिक विज्ञान में भी 3 चीज़ें हैं जो कि हमें कंसीडर करके चलना होता है। उन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं। अब बच्चों मैं भौतिक के कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं जो हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये 3 प्रॉपर्टी हर एक जगह पे आपका क्या है, भौतिक का होना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भौतिक के सभी नियम क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। जैसे आपका न्यूटन जी ने एक लॉ दिया, जो भी नियम बताया, तो उस नियम को हम सभी जगह पे पूरे वर्ल्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए न्यूटन का नियम अलग हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए अलग हो जाएगा, बांग्लादेश के लिए अलग हो जाएगा और अमेरिका के लिए अलग हो जाएगा। तो न्यूटन जी ने जो आपको बताया है, जो नियम के बारे में बताया है, तो वे नियम सभी जगह पे क्या होंगे, क्या कह रहा है कि भौतिक के सभी नियम सार्वत्रिक होते हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जो भौतिक के नियम होंगे वे सारी जगह पे हमारे क्या होंगे, सभी जगह पे सेम होंगे। अगला बात क्या कहता है, भौतिक के सभी नियम सैद्धांतिक हैं। भौतिक के जो भी नियम होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं। ऐसा नहीं कि बोल दिए कि भूत है, जैसे होता है ना, गांव में लोग सब बोल देते हैं कि भूत तो है, भूत मैंने देखा है, लेकिन फिजिक्स उसे कभी भी नहीं मानेगा। वे एक सैद्धांतिक बात नहीं है, तो उसे आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि भूत कैसे है। ठीक है, एक मतलब मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान करके चलिए, हम कहते हैं कि जो अर्थ होता है वे क्या करता है, जो पृथ्वी होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह किन्हीं भी चीज़ को अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये बात मान के न्यूटन ने बोल दिया। अब न्यूटन जी ने इन बात को बोल दिया, तो क्या ये बात सही है कि नहीं है, इसके हम तहकीकात करेंगे। उसके बारे में उन्होंने बताया, उसे प्रूव करके बताया, उसके जो है सिद्धांत दे करके दिखाया। जैसे मान करके चलिए, हम लोग जानते हैं कि यदि दो हमारा क्या हो, कोई आइटम हो, एक का मास हमारा m1 हो और एक का हमारा मास क्या हो, m2 हो, तो इस दोनों के बीच भी कोई बल हमारा क्या होगा, लग रहा होगा। तो इस दोनों के बीच जो बल लग रहा होगा, तो इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इस दोनों के बीच की दूरी हमारी r होगी। ठीक है, इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, r होगी। तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया कि इस दोनों के बीच जो बल लग रही है वे कितनी लग रही है, तो F, ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे में ये इसकी बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि वर्ग। ठीक है, तो अब जब इस पे कैलकुलेट करके देखा गया, तो कहने का मतलब जब इसके m1 m2 का जब वैल्यू बढ़ रहा था तो हमारा फोर्स भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा फोर्स घट रहा था। तो ये चीज़ उन्होंने बताया। उसके बाद जब उसको सिद्धांत को अच्छी तरीके से उन्होंने बताना शुरू किया, तो वहाँ पे एक नई बात आ गई, और वे नई बात क्या आई कि F जो है, ये जो हमारा नियतांक है, ये नियतांक हटता है तो क्या हो जाता है, G m1 m2 बटे में क्या होता है, r स्क्वायर होता है। ये बात उन्होंने हम लोगों को बताया कि ये G एक ऐसी चीज़ होती है जो, ये दोनों तो एक दूसरे पर क्या कर रही है, बल तो लगा रही है, लेकिन एक बल और होगा जो नीचे की ओर क्या होगी, लग रही होगी। ठीक है,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। तो ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इसे प्रूव किया, ठीक है, इसे प्रूव करके दिखाया कि ये चीज़ ऐसे होता है। वैसे नहीं कि बता दिया कि अर्थ जो है, धरती जो है वे क्या कर रहा है कि अपनी ओर किसी चीज़ को खींच रहा है। उन्होंने लैब में जा करके या कहीं पे जा करके अपने सभी जगह लैब जो होंगे उस समय के, उस पर जा करके उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। तो कोई भी चीज़ जो नियम होता है, भौतिक के जो नियम होते हैं, उसी तरह नहीं बोल दिया जाता है कि ये नियम फिजिक्स का है, आप लोग मान लो, मैं साइंटिस्ट हूँ, आपको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। उसे आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो जितने भी आपके नियम होते हैं फिजिक्स के, सभी क्या होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं। अब अगली बात मैं करता हूं, कहता है कि भौतिक के नियम क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जो भौतिक के नियम है, जो कोई नियम दिया गया है तो उसमें कुछ नई बातें भी जुड़ सकती है, नई नई बातें भी आ सकती है। जैसे मान करके चलिए, हम लोगों का इससे पहले क्या था, मोबाइल नहीं था, फोन था, ठीक है, और उसके अंदर एक वायर लगा हुआ होता था, उसी से हम लोग क्या करते थे, बातें करते थे। लेकिन अब के समय में क्या हो रहा है कि अब मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो हमारा जो भी चीज़ था वे तो पैटर्न वही था, सारा चीज़ वही है, मेथड वही है, लेकिन हमने इसमें एक नया चीज़ खोजा। क्या खोजा कि हमने उस वायर को हटा दिया और फ़ोन से बातें कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है कि जो फिजिक्स के नियम होते हैं उसमें और चेंजिंग नहीं, मतलब कि वे नियम जो है उसमें और नया नया बातें जुड़ते जाती है। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इन बातों के लिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। आगे बताएंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को जो मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, आप लोगों के 12th क्लास में है मॉडर्न फिजिक्स। तो उस मॉडर्न फिजिक्स में यही जो हमारा फिजिक्स का जो वेरिएंट नया नया चीज़ आ रहा है, जैसे मान के चलो अभी कोरोना का समय है, तो नया बायोलॉजी में क्या आ गया, बायोलॉजी में एक नई बातें आ गई, नई चीज़ जुड़ गई। अब उसके बारे में रिसर्च होकर के लिखा जाएगा। तो क्या हो रहा है कि साइंस हमेशा एक नई चीज़ों की खोज करती है, ठीक है, वे रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि रुक गया है। जैसे मान के चलो, पेट्रोल पे पहले क्या चलता था, गाड़ी चलता था, उसके बाद डीजल पे चलने लगा, उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है आपका पानी पे भी चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि उस मेथड को यूज करके हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कह रहा है कि भौतिक के नियम क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो वो जो भौतिक के नियम होते हैं वह गतिशील होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब मैं बात करता हूँ प्रकृति के मूल, यानी कि प्रकृति के जो मूल हैं, ये मूल बल होते हैं। प्रकृति के मूल बल जो होते हैं वे क्या होते हैं, प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। जो बल की मैं बात करूं, फोर्स की बात करूं, तो हमारे प्रकृति में 4 तरह के बल होते हैं। 4 तरह के बल कहने का मतलब, एक तो बल हमारा क्या होता है, सबसे पहला बल गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि बहुत फेमस है, आप लोग सुन करके आए होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि एक हमारा जो पृथ्वी होता है वे क्या करता है कि अपने और किन्हीं भी चीज़ों को खींचता है, ये बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दूसरा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल। जो विद्युत होती है, तो विद्युत चुंबकीय बल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जैसे मान करके चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। वहाँ पे क्या करा गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था कि इस प्रकार से कोई हमारा सर्किट था, ठीक है, कोई हमारा क्या था, एक सर्किट था, और उसमें जो है जब करंट पास कराया गया तो वहाँ पे क्या किया गया था, इस प्रकार से एक लोहे का कोई चीज़ रखा गया, यानी कि आयरन का, या कह सकते हैं कि चंबुक के जिस पे अपना प्रभाव डाल सके, उन चीज़ों का क्या किया गया, यूज किया गया। और जब इधर से करंट इसमें पास किया गया, तो ये जब करंट इसके नज़दीक आया, इस मान के चलो ये आयरन का है या आपका किस चीज़ का है, आयरन का ही मान के चलो, या जो भी चीज़ का है, तो जब इसके पास से ये गुजरा तो क्या हुआ कि इसमें कुछ चेंजिंग हुआ। इसमें क्या हुआ, कुछ चेंजिंग हुआ, ये चेंज करने लगा, इसका पोजीशन चेंज होने लगा। तो वहाँ से एक बात निकल करके आई कि क्या निकल करके आई कि विद्युत भी जो है एक चुंबकीय बल प्रदान करता है। विद्युत में भी एक चुंबकीय बल होता है, एक प्रकार का चुंबकीय बल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के घर में ये पिलास जिसे आप कहते हो, वे आपके घर में होगा, तो उसका आप जब बार बार यूज करोगे, किस चीज़ में, प्लग में या सभी चीज़ों में, चेकअप टेस्टर जिसे कहते हैं, उसका जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें एक प्रभाव आ जाता है। कौन सा प्रभाव आ जाता है, चुंबकीय बल का प्रभाव आ जाता है। जब आप उसे बार बार यूज करोगे, उसके बाद उसमें जब चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा, तो आप किसी नोट के पास या किसी ऐसे लोहे के एटम के पास लेकर के जाओगे, तो वे अपनी ओर क्या करता है, उसे अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, ये विद्युत चुंबकीय बल के कारण उसमें जनरेट हुआ, ठीक है। आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे करंट के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों की बात करेंगे। अब है प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है,
जितने भी एटम होते हैं उसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके बात में अभी मैं बता रहा हूँ। और चौथा जो हमारा होता है दुर्बल ये नाभिकीय बल, एक हमारा होता है प्रबल नाभिकीय बल, एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो इसके बारे में एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा सा जानकारी रखेंगे ताकि आगे के चैप्टरों में हमें इसका यूज होगा तो हम अच्छे से समझ जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल की, और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो बल हमारे थे उनके बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी रखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो हमारा अर्थ होता है, जो पृथ्वी होता है, वे अपनी ओर क्या करता है, हर एक चीज़ों को आकर्षित करता है। ठीक है, क्या करता है, आकर्षित करता है। तो कह रहा है कि यह बल दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। ठीक है, दो पिंड मान करके चलिए हमारे, और हम जो है जैसे खड़ा है, तो यदि हम यदि उछलेंगे तो क्या होगा, तो वे हमें नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा। दूसरी बात कि यदि मान करके चलिए दो पिंड है आपका, जैसे एक ये है M1 है और M2 है, ठीक है, कुछ दूरी पे रखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इस दोनों के बीच भी कुछ बल लग रहा होगा, और इस दोनों के बीच में जो बल लग रहा होगा वे डिपेंड करेगा किस पे, नीचे वाले बल पे, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे, गुरुत्वाकर्षण बल पे। ठीक है, दूसरा कहता है कि यह एक आकर्षण बल है। यह एक क्या है, आकर्षण बल है। आकर्षण बल कहने का मतलब क्या है कि ये किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, इसका एक रेंज है। ठीक है, इसके रेंज से यदि आप बाहर चले जाओगे तो वे आपको अपनी ओर खींच नहीं सकता। नहीं तो जितना भी चीज आप देख रहे हो, सूर्य तारा सभी को तो अपने ओर खींच लेता ना, ये इसके रेंज से क्या हो गया, बाहर है ना, इसके रेंज से बाहर है। तो कहता है कि इनके जो रेंज होते हैं ये क्या होते हैं, एक रेंज होते हैं। सेकंड बात है कि यह एक आकर्षण बल है, हर एक चीज़ों को अपनी ओर खींचता है यदि उसके रेंज में आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे मारकर फेंक रहा हूँ तो नीचे की ओर अपने आप आ रहा है, तो ये बल लगा रहा है, इसी के कारण ये आ रहा है। ठीक है, इसमें प्रतिकर्षण कभी नहीं हो सकता है। प्रतिकर्षण मतलब कि हम यदि छोड़ दे तो ये उसे क्या कर दे, ऊपर की ओर ढकेल दे, ये चीज़ें कभी नहीं होता है हमारे गुरुत्वाकर्षण बल में। तो ये हमारा सबसे पहला था फंडामेंटल फोर्स। उदाहरण के लिए पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल, जो भी हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तो ये क्या है कि पृथ्वी के द्वारा जो हमारा बल लगता है वे क्या है, गुरुत्वीय बल है। सेकेंड, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय बल के बारे में मैंने थोड़ा बहुत अभी आपको बताया है। यह आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल है। आवेशित कण क्या होता है, तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ आवेशित कब हो सकता है, थोड़ी सी मैं बता दूं, जैसे मान के चलो एक हमारा कोई भी दो चीज़ है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच एक एग्जांपल बता रहा हूं कि घर्षण किया जाएगा। बहुत तरीके से होता है, जब आप 12th में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे कि किसी चीज़ को आवेशित कैसे किया जाता है। तो जब इसको घर्षण करेंगे तो क्या होगा, जो ये मान के चलो प्लस में है और ये भी प्लस में माइनस में बराबर है। अब क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, खींच लेगा, और हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही खींचता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में क्या करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो इसीलिए जब कोई भी क्रियाएं होती है दो एटम के बीच में, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही आपको ट्रेवल करके दूसरे में चले जाती है। तो क्या होगा कि इसमें मान के चलो 2 प्लस चार्ज था, 2 माइनस चार्ज था, इसमें 3 प्लस चार्ज था और 3 माइनस चार्ज था। तो ये यदि इसको खींच लेगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और यहाँ पे एक मेरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारा इसमें प्लस का ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। और इसमें देखो निगेटिव ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव ज़्यादा हो गया, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, और ये हमारा धन आवेशित हो जाएगा। ये सब अलग आगे वाले चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है कि यह आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल होता है। जो आवेशित कण होगा उसी के मध्य लगेगा। यह आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण कहने का मतलब ये है कि मान करके चलिए कोई एटम है ना, कोई एटम है या वे आपका आवेशित हो चुका है। यदि प्लस ये भी चार्ज है, प्लस ये भी चार्ज है, जब इसको आप क्या करोगे, एक दूसरे के नज़दीक ले जाओगे तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। यदि आपका एक माइनस चार्ज है, एक आपका माइनस चार्ज है, इसे आप एक दूसरे के नज़दीक ले जाने की कोशिश करोगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, यानी कि दूर फेंकेगा। तीसरा क्या है, यदि आपका एक प्लस हो एक माइनस हो, इस दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ले जाओगे तो ये दोनों आपका नज़दीक आता चला जाएगा। तो कहने का मतलब यदि हमारा सेम चार्ज होगा, यदि हमारा सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। और यदि हमारा अपोजिट चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग
पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, करंट में पढ़ेंगे, ठीक है, 12th में ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब है गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल की तुलना में विद्युत चुंबकीय बल अधिक प्रबल होता है। जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वे क्या होता है, गुरुत्वीय जो बल होते हैं उससे ज़्यादा प्रबल होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो गुरुत्वीय बल है उसको आप खत्म यानी कि तुरंत हटा नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो आपका चुंबकीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, इसको आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। और कैसे खत्म कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए, ये बातें आपकी हो गई, विद्युत चुंबकीय बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब 2 बल और आपका बचा है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, अब हम प्रबल ये नाभिक के बल की बात करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, प्रबल नाभिक के बल, ठीक है। तो प्रबल नाभिक के बल क्या होता है, कह रहा है कि नाभिक में प्रबल ये नाभिक बल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परस्पर बांधे रखता है। यानी कि आपका जो भी एटम होता है वे किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे। तो इस प्रकार से जो एटम होता है, ठीक है, कोई भी एटम होता है और उसके बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारा आपको SPDF ये सारा चीज़ आप लोग 10th में 9th में पढ़ के आए होंगे, तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा मैं झलक बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, SPDF सेल होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं। तो जो ये आपके केंद्र होते हैं, इस केंद्र में नाभिकीय बल क्या करते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी कि इसमें आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ये एक दूसरे को आपस में बंधे रखते हैं, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है वे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये जो प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन के साथ बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए रहते हैं। इसीलिए यदि हम किसी 2 एटम के कोई चीज़ को क्रिया कराते हैं या कोई भी चीज़ ऐसा काम कराते हैं, तो हमेशा हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही दूसरे पे मूव करता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो कह रहा है कि नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परस्पर बांध के रखता है। प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन को क्या कर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बहुत मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, उसे किधर भी जाने के लिए नहीं देते हैं। दूसरी बात क्या है कि यह सभी बलों में सबसे प्रबलतम बल है। जितने भी बल हैं अभी तक ये जो हम लोग 4 बल पढ़ेंगे उसमें सबसे ये क्या होता है, प्रबल होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अगला है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करते हैं। जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी परमाणु होते हैं, जो भी एटम होते हैं, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इस बल का अनुभव नहीं करते। जो उसके नाभिकीय बल होते हैं उस बल का इलेक्ट्रॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण क्या होता है कि जब हम 2 आइटम को एक दूसरे से या 2 परमाणु को एक दूसरे से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसी भी प्रकार से घर्षण करके या जो भी करके, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे पे मूव हो जाते हैं, क्योंकि इस पे ये जो नाभिकीय बल है ये काम नहीं करते हैं। उसके बाद कह रहा है यह बल आवेश प्रकार रहित होता है, अर्थात यह प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करते हैं। यानी कि जो इसके नाभिक के बल में जो प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी, यानी कि सभी यहाँ पे हमारा क्या है, सेम है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सेम है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, अलग है। इन सभी के बीच सेम कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे विद्युत चुंबकीय बल में कि जो हमारा समान चार्ज होता है तो वहाँ पे प्रतिकर्षण होता है और जो अपोजिट चार्ज होता है वहाँ पे आकर्षण होता है। तो वे सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। प्रोटॉन के साथ भी वही काम होगा, जो न्यूट्रॉन के साथ होगा वही काम हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही वे क्या करेगा, बल को लगाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रबल नाभिकीय बल हो गया। अब लास्ट जो हमारा बल है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास से ही हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन जो है शुरुआत करेंगे। तो अब हमारा जो लास्ट बल है ये क्या है, दुर्बल ये नाभिक बल। ठीक है, तो ये दुर्बल ये नाभिक बल क्या होता है कि कह रहा है कि ये बल कुछ निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं में, जैसे नाभिक का बीटा क्षय में प्रकट होते हैं। तो नाभिक होता है उसमें आपके कुछ लॉस होते हैं, कुछ हानि होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बीटा क्षय कहते हैं। वहाँ पे ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। दूसरा, बीटा क्षय में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन व अनावेशित कण न्यूट्रॉनों के मध्य दुर्बल नाभिकीय बल होता है। यानी कि जो उसके नाभिक में आपका बीटा क्षय होता है। बीटा क्षय करने का मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे,
मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। लास्ट कह रहा है कि यह बल गुरुत्वीय बल यानी कि गुरुत्वीय बल से प्रबल परंतु अन्य बलों से दुर्बल होता है। जो गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उससे ये जो आपका दुर्बल नाभिकीय बल है वे क्या होता है, प्रबल होता है। लेकिन आपका जो अन्य बल है उससे ये आपका दुर्बल या नाभिक बल क्या होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, तो देखिए इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब आपका लास्ट चीज़ क्या है कि लास्ट चीज़ जो हमारा है वह है भौतिक के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, इनको पढ़ेंगे उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा भौतिक का सिद्धांत क्या है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं भौतिक के संरक्षण के नियम। भौतिक के संरक्षण के नियम हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे और देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी भी प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे आपके क्या होते हैं, भौतिक राशियाँ होती है कि आप कुछ भी करो तो वे क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। तो ये जो अपरिवर्तित रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, संरक्षित राशियाँ कहते हैं। दूसरी बात, कुछ विशिष्ट भौतिक राशियाँ, कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जो समय के साथ क्या होती है, अपरिवर्तित या नियत रहती है, संरक्षित राशियाँ कहलाती है। यानी कि वे समय के साथ उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। जो आपकी भौतिक राशियाँ होती है, भौतिक राशियाँ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में। तो जो भौतिक राशियाँ होती है वे समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वे सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे संरक्षित राशियाँ कहलाते हैं। तीसरा कह रहा है कि जो टोटल कोई भी चीज़ में जो हम एनर्जी लगाते हैं, यानी कि जो हमारी ऊर्जा होती है वे हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। जो ऊर्जा हमारी होती है वे क्या होती है, नियत रहती है, यानी कि संरक्षित रहती है। ये ऊर्जा हमारा जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। ठीक है, जैसे मान करके चलिए काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारा चीज़ है। जैसे मान के हीट एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपका क्या हो जाता है, कहीं पर आपका हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, कहीं पर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है ये आपका क्या हो रहा है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, लेकिन यह अपरिवर्तित होता है। जो एनर्जी होता है वह हमेशा क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वह हमेशा संरक्षित रहती है। यानी कि जो एनर्जी होता है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम के बराबर होती है, जो हमारा क्या होता है, नियत रहता है। तो संरक्षण के नियम क्या होते हैं, ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग, आवेश आदि भौतिक के मूल, ये सभी संरक्षण के नियम हैं। तो बच्चों आज का क्लास जो हमारा है ये फिजिकल वर्ल्ड जो भी चीज़ है आपका ये कंप्लीट होता है आज की क्लास में। तो अगली क्लास में बच्चों हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करेंगे, जो कि आपका पहला चैप्टर कह सकते हैं, वैसे दूसरा चैप्टर बोल सकते हैं, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन से ही आपका चैप्टर शुरू होता है। तो आज तक हम लोगों ने जो किया ये फिजिक्स को सीखने का, एक फिजिक्स को समझने का एक हमारा क्या था, रास्ता था। तो हमने इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। अब आगे हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जब हम पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से जानकारी होगी। तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।